Yes, my dear students, welcome back for another accounting standard under Group 2 AS26. अब इस स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो स्कोप ऑफ दिस AS26, डेफिनेशन, पढ़ना इन द सेंस रिवाइज करेंगे. You would have done the study of this. Amortization, फिर amortization period, techniques, or I can say method, or a class disclosure, which is always self-study. Now friends, accounting standard 26, intangible asset, of course it gets related to PPE on many of the points, एक जैसे ही लगेंगे, बट ऑब्वियस क्यों ना हो, है तो असेट के बारे में ही बात कर रहा है. तो सबसे पहले स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है? तो आई कैन से गुडविल ऑन अमलगमेशन, वो इस स्टैंडर्ड में डील नहीं होता है बिकॉज इट इज डेल्ट बाय AS14. गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, that is dealt by AS21. deferred tax asset, इसके लिए AS22 है. और intangibles covered by another accounting standards, जैसे कि AS2 डील करता है विथ इंटेंजिबल्स विच आर हेल्ड फॉर सेल, AS7 और वो सब. AS7, AS2 वहां. These are the areas friends where our accounting standard 26 अप्लाई नहीं होता है. यहां पे मैं जब बोलता हूं स्कोप तो इट डज नॉट अप्लाई. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन बोरोइंग, बट ऑब्वियस गेट्स अप्लाइड बाय AS16, वो उसको उठा लेता है. डेफिनेशन, इंटेंजिबल असेट होता क्या है? तो स्टैंडर्ड कहता है इंटेंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफाइबल non-monetary asset without physical substance to be used in business. किसके लिए यूज करेंगे बिजनेस में? फॉर प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, selling and distribution, or giving it on rental basis. Let us understand what is intangible asset. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? intangible asset is identifiable, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेबल है, इट इज सेपरेबल. नॉन मॉनेटरी असेट मतलब अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, एंड डिटर्मिनेबल. विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जो सब लोग बोलते हैं सर दिखता नहीं है, नहीं ये सब टच नहीं कर सकते, फलाना दिखना, वॉट एवर इट इज. सो इंटेंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस टू बी यूज्ड इन बिजनेस. बिजनेस में क्या करोगे? प्रोडक्शन,
एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और गिविंग इट ऑन रेंटल बेसिस। प्रोडक्शन में पेटेंट राइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमको सोल सेलिंग एजेंसी राइट्स है। तो ये सब चीज मेरा इंटेंजिबल असेट है, जो एक नॉन मॉनेटरी असेट है, जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिसको मैं सेपरेट कर सकता है और ये यहाँ पे यूज होने वाला है, इसको हम बोलते हैं हमारा इंटेंजिबल असेट। बट फ्रेंड्स, सिर्फ डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने से बुक्स में इंटेंजिबल असेट नहीं दिखेगा। फॉर द इंटेंजिबल असेट टू बी शोन इन द बुक्स, इट शुड फुलफिल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑल्सो। सिर्फ डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल किया तो तुम इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हो? तो आंसर है नो सर, हम उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते। इट शुड ऑल्सो फुलफिल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? नथिंग बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स will flow to the entity and cost can be measured reliably. Future economic benefits will flow. Now वो economic benefits can be in form of reduction in cost, increase in sales या synergies, जो भी रहेगा, better administration, उसको हम बोलते हैं future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, then and then only recognize intangible asset in our books. वरना बुक्स में इंटेंजिबल असेट दिखता नहीं है, उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट ना कि एडवर्टीजमेंट से हमको क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला है, तो पूरा पीएनएल में चला जाता है। अब जब मैं कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, तो ये कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होता है? तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ एक्विजिशन। क्या क्या मोड में हम लोग इंटेंजिबल असेट को अक्वायर कर सकते हैं? तो सबसे पहले कैश, गवर्नमेंट ग्रांट, लीजेस, अमलगमेशन, exchange, and the last self-generated. विद इन एक्सचेंज मेरे पास दो ऑप्शन हो सकता है। मैं अभी से इंटेंजिबल असेट को आईए लिखता है, इंटेंजिबल असेट फॉर अनदर असेट, intangible asset against securities. Let us understand one by one. Cash. I acquired an intangible asset on cash basis. रोकड़ा देके intangible asset लिया, तो can I say मेरा cost will be nothing but purchase price plus जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है उस इंटेंजिबल असेट्स को अक्वायर करके वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑफ विच नो रिफंड और क्रेडिट शैल बी क्लेम्ड। दिस इज नथिंग बट परचेज कॉस्ट, जिस प्राइस पे हम लोग को इंटेंजिबल असेट मिलेगा। परचेज प्राइस है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ, जैसे कि इंस्टॉलेशन करना पड़ा सॉफ्टवेयर का, या तो सर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इस इंटेंजिबल को अपने नाम पे, ये सब परचेज प्राइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑफ विच नो रिफंड और क्रेडिट शैल बी क्लेम, ये हमारा होता है कैश वाला पार्ट।
बराबर। गवर्नमेंट ग्रांट तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में सीखना है। लीजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, अमलगमेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। सो दैट विल बी लर्न्ड व्हेन यू डू दो स्टैंडर्ड ओनली। एक्सचेंज का बात अपन इधर लिख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक्सचेंज में कैसे हो सकता है हमारे पास, मीन्स क्या हो सकता है? तो दो ऑप्शन है। व्हाट आर द टू ऑप्शंस? इंटेंजिबल असेट अगेंस्ट अनदर असेट। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आ रहा है वो इंटेंजिबल असेट है, और जो जा रहा है, एक्सचेंज हुआ मतलब समथिंग इज गोइंग आउट, दैट इज नथिंग बट अनदर असेट। इंटेंजिबल असेट अगेंस्ट सिक्योरिटीज। What does it mean? It means that what is coming in is intangible asset, what is going out is securities. मैंने जो खरीदा इंटेंजिबल असेट, और जो दिया दैट इज नथिंग बट सिक्योरिटीज। मैंने खुद का इक्विटी शेयर्स, खुद का प्रेफरेंस शेयर्स, खुद का डिबेंचर्स इश्यू किया। तो किस वैल्यू पे लिखने का? तो स्टैंडर्ड बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड, या तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, या तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। वैसे ही फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड यहां पे, या तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड। ये तीनों में से या तो ये दोनों में से कौन सा लेने का? विच एवर इज clearly evident, which gives you a better idea with respect to understanding the transaction. उसको मैं बोलता है whichever is clearly evident. फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड, या तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, जो मैंने असेट दे दिया उसका फेयर वैल्यू, या तो बुक वैल्यू। तीनों में से whichever gives you better idea अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये हो गया एक्सचेंज। वैसे ही बुक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं हो सकता यहाँ पे, देखो, नहीं तो तीसरा चीज लिखने का मन होएगा। नहीं हो सकता, क्यों सर? जो सिक्योरिटी इश्यू करता है वो हमारे बुक्स में होता ही नहीं है। नाउ कम्स माय डियर स्टूडेंट्स सेल्फ जनरेटेड। तो उसमें दो पार्ट है। इंटरनली generated intangible asset and research and development. इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स में गुडविल ये सब आता है, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगेन टू पार्ट्स। research and development. रिसर्च बोले तो अक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपमेंट बोले तो अप्लाइंग नॉलेज। रिसर्च का खर्चा हमेशा पीएनएल में जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट का खर्चा में दो पार्ट करता है स्टैंडर्ड। कंडीशंस फुलफिल्ड, कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड। अगर कंडीशंस फुलफिल्ड है तो कैपिटलाइज करने का, कैपिटलाइज डेवलपमेंट। नहीं हुआ तो एक्सपेंस ऑफ डेवलपमेंट। और रिसर्च तो हमेशा एक्सपेंस ऑफ ही होता है। रिसर्च इज ऑलवेज एक्सपेंस्ड ऑफ। सेल्फ जनरेटेड
दैट इज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें दो पार्ट होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च हमेशा एक्सपेंस ऑफ पीएनएल में ही चला जाएगा, एक्सपेंस ऑफ टू प्रॉफिट और लॉस, हमेशा, पूछने का भी नहीं। डेवलपमेंट में कंडीशन फुलफिल हुआ तो कैपिटलाइज करने का, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो एक्सपेंस ऑफ करने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी हैविंग डाउट, तुम लोग को मालूम ऐसा लगेगा सर कौन सा कंडीशन फुलफिल करने का, ये डाउट आएगा। सो लेट अस राइट डाउन द कंडीशंस व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। कोई भी एक नहीं करने का, you have to fulfill all the conditions. Condition number 1, the entity has intent to make the product and use it or sell it. The entity has intent to make the product and use it or sell it. दूसरा कंडीशन, मार्केट इज अवेलेबल, तुम्हारा इंटेंट है बेचने का लेकिन मार्केट ही नहीं रहेगा तो किसको बेचने का, तो एक मार्केट अवेलेबल है। तीसरा, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, तुमने प्रोटोटाइप बनाया है कि ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन इज इट टेक्निकली फिजिबल। और लास्ट में you have educate technical and financial resources to complete development। अगर फ्रेंड्स ये सब कंडीशंस फुलफिल हुआ, सब कंडीशंस, तो ही तुम डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है, ये तो तुम लोग को करने का नहीं। देन यू कैन नॉट कैपिटलाइज इट, ऑल 4 ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम। सो दिस इज ऑल अबाउट माय मोड्स ऑफ एक्विजिशन फ्रेंड्स। मेरा मोड्स ऑफ एक्विजिशन कैश, एक्सचेंज और सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। तीन बाकी तो उसके रिलेवेंट स्टैंडर्ड में हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग क्या पॉइंट पे थे? सबसे पहला स्कोप, डेफिनेशन, ये हो गया मोड्स ऑफ। अब हम आते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन पीरियड और अमोर्टाइजेशन टेक्निक पे। चलो ये तीनों चीज साथ में हो जाएगा। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? क्या होता है अमोर्टाइजेशन? इट रेफर्स टू writing off cost of an intangible asset over its useful life। writing off the cost of an intangible assets over its useful life, इसको amortization बोलते हैं। scrap value of intangible asset is always considered to be 0 unless exception है। एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हारे पास थर्ड पार्टी गारंटी है या तो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, देन ऑफ कोर्स स्क्रैप वैल्यू शुड बी एस्टिमेटेड। हाँ, बट रिविजन इन स्क्रैप वैल्यू कैन नॉट इंक्रीज द स्क्रैप वैल्यू। अगर होगा तो ये हो गया अमोर्टाइजेशन। पीएनएल में लेके जाओ असेट को तोड़ तोड़ करके। हाँ, इट रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट, राइटिंग ऑफ अ कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। Scrap value of intangible asset is always considered to be 0. There is an exception if there is a third party guarantee कि ये इंटेंजिबल एसेट लोग खरीद लेंगे एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, तो स्क्रैप वैल्यू है, या तो कोई एक्टिव मार्केट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर तुमने कोई स्क्रैप वैल्यू अज्यूम किया है तो उसमें रिवीजन करना है तो डाउनवर्ड ही अलाउड है, अपवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब आता है लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट।
लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल असेट कि सर ये इंटेंजिबल असेट कितना चलेगा, व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल असेट फ्रेंड्स। सो उसको मैं दो पार्ट में डिस्कस करेगा। पहला पार्ट कि यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट is less than 10 years or equal to, it is less than or equal to 10 years, या तो useful life of intangible asset is more than 10 years। अगर लाइफ इज इक्वल टू और लेस देन 10 years तो उस पीरियड में अमोर्टाइज करो, अमोर्टाइज द असेट ओवर द यूजफुल लाइफ। वो जो लाइफ है उस लाइफ में उसको अपन अमोर्टाइज कर देना चाहिए। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट इज मोर देन 10 years, 10 साल से ज्यादा है, तो स्टैंड बताए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज अ रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। हम हमेशा मानते दैट लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 years। There is a rebutable presumption that the life of an intangible asset is always equal to 10 years। ये rebutable presumption है। Clear friends? मतलब अगर तुम प्रूव कर सकता है कि लाइफ मेरा 12 साल है बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट एंड समथिंग लाइक दैट, देन लाइफ इज 12 साल। इसको बोलते हैं रिब्यूटेबल। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एरिया, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन। कैसा अमोर्टाइज करने का? तो दो वे। पहला वे in the ratio of economic benefits। जैसे कैश फ्लो कितना आया, हाँ, तुम्हारा सेल्स कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, वो रेशियो में। अगर वो रेशियो अवेलेबल नहीं है देन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जाने का। But पहला first preference is this, if that is not available then this preference। Yes my dear students, so this is all about your intangible asset का theory। अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। Oh, here it is for you। If you want to take the screenshot you can। क्लियर है? और फिर एक्सचेंज और सेल्फ जनरेटेड। डन। चलो थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ऑफ कोर्स क्लास वर्क क्वेश्चन तो क्लास वर्क में हो ही जाते हैं। सो लेट अस कैपिटलाइज द टाइम। ये तो वही चीज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर तो लास्ट पॉइंट मैंने उधर लिखा था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया। द रीजन बीइंग मैं हमेशा उसको सेल्फ स्टडी मानता है कि एक दफा जस्ट गो थ्रू कर लो व्हाट इज द
यूजफुल लाइफ, कौन सा मेथड यूज करते हो अमोर्टाइजेशन पे, उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इंटेंजिबल असेट, इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल कोई एडिशंस हुआ, कोई डिडक्शंस हुआ, दिस ऑल थिंग्स यू राइट इट डाउन. या नाउ फ्रेंड्स, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स मैं सीधा का सीधा होमवर्क सेक्शन पे पहुंच जाता हूं, because that is the part which is not discussed in the class. Let me come to question number 3 of homework section. A company acquired for its internal use a software on 28th of January 2012 from US for US dollar 1 lakh. The exchange rate on that date is 52 per US dollar. The seller allowed trade discount of 5%. The other expenditure were import duty, purchase tax, entry tax, recoverable later from tax department, installation expense, professional fees for clearance from customs. I'm sorry. What should be the cost of software? Of course, जो खर्चा नेसेसरी है वो सब ऐड हो जाएगा, लेकिन पहला तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, और ट्रेड डिस्काउंट मुझे डॉलर में मिला है, मीन्स डॉलर पे मिला, 1 लाख में से 5% चला जाएगा 5,000, इसका मतलब 95,000 का मेरा सॉफ्टवेयर है, मल्टीप्लाई बाई द स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज नथिंग बट 52. सो 95,000 इंटू 52 मेरे को 4940 आता है. फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज टैक्स भी ऐड हो जाएगा, नथिंग बट वैट जैसा है परचेज टैक्स, लेकिन एंट्री टैक्स ऐड नहीं होगा. क्यों ऐड नहीं होगा? कैन आई से इट इज रिकवरेबल, रिफंड हो जाने वाला है. Installation expense or professional fees, both these expenses will be added because they are all necessary. I had to pay money to the person who is doing clearance work from the customs. तो बराबर से देखो तो ये 4940, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हुआ, टोटल हुआ 5298, उसमें मेरा परचेज टैक्स ऐड हुआ, फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड हुआ, एंड द टोटल इज 65,800. सिंपल. चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. मेसर्स महेश लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 13, the total expenditure incurred on the process was 60 lakhs. The production process met a criteria for recognition as an intangible asset on 1st December 2012. Expenditure incurred till this date was 32 lakhs. Further expenditure incurred on the process for financial year ending on 31st March was 90 lakhs. As on 31st March 14, the recoverable amount of the know-how embodied in the process is estimated to be 82 lakhs. This includes estimates of future cash outflows and inflows. You are required to work out what is the expenditure to be charged to profit or loss account for the year ended on 31st March. What is the carrying amount of an intangible asset as on 31st March 2013? What is the expenditure to be charged to profit or loss for the year ended on 31st March 14? What is the carrying amount of intangible asset as on 31st March 14 as per AS 26? Okay, this is the where solution starts. Now before I go for solution my dear, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमारा टोटल खर्चा हुआ 60 lakhs, और इसने असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब फुलफिल किया? 1 दिसंबर 2012 को. उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन तब तक 32 lakhs का खर्चा हुआ, मतलब कहने से 32 lakhs का खर्चा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और टोटल पूरा साल तक 31st मार्च 13 तक 60 lakhs का खर्चा हुआ, उसमें 1 दिसंबर 2012 तक 32 हुआ, इसका मतलब 28 lakhs का खर्चा उसके बाद हुआ, तो वो मेरा असेट माना जाएगा 28 lakhs, बिकॉज डेवलपमेंट एक्सपेंस ने अपना कंडीशन फुलफिल किया है, तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे. फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? तो नेक्स्ट ईयर 13-14 में 90 lakhs का और खर्चा हुआ, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 28 का तो इंटेंजिबल असेट था और 90 lakhs का खर्चा हुआ, मीन्स 28 प्लस 90, तो 118 का तो इंटेंजिबल असेट आ गया. बट नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो सेज दैट इसका रिकवरेबल अमाउंट मुझे 82 lakhs ही मिल सकता है. तो अगर मुझे 82 lakhs मिलेगा तो कहने से बाकी का अमाउंट इज रेफर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, बिकॉज असेट मेरा 118 का है लेकिन मुझे बेनिफिट मिलने वाला 82, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट शुड बी 82 lakhs.
118 पे नहीं होना चाहिए, मेरा असेट होना चाहिए 82। इसका मतलब बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? कैन आई से इम्पेयरमेंट लॉस 36, ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। देखो आ गया पहला 32 lakhs खर्चा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट 28। ऑफ कोर्स थियरी लिखना पड़ता है, ये ऐसा ऐसा हो एग्जाम में नहीं करना। इम्पेयरमेंट लॉस 36 जो चार्ज होएगा, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज 82। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 5th क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन का। लेट मी गो टू पास्ट पेपर। पास्ट पेपर के थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे रिपीटेड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है नवंबर 12 का, तो नथिंग बट यही जो हमने डिस्काउंट का बात किया वही क्वेश्चन है। सेम वे अभी मेसर्स महेश, ये मई 15 का था, जो होमवर्क सेक्शन में भी रखा था हम लोग ने। आंसर सेम ही है, डोंट वरी। Let me come to question number 5. A company with a turnover of 375 crore and an annual advertising budget of 3 crore had taken up marketing of a new product. It was estimated that the company would have a turnover of 37.5 crores from the new product. The company has debited its profit or loss account and total expenditure of 3 crores incurred on extensive special initial advertisement campaign of the new product. Is the procedure adopted by the company correct? 110% correct. उसमें गलत क्या किया कंपनी ने? Advertisement expenditure is not to be capitalized. It does not fulfill the recognition criteria. So, according to AS 26, intangible asset, expenditure on intangible items should be recognized as an expense when it is incurred unless it forms part of the cost of an intangible asset. In the given case, advertisement expenditure of rupees 3 crore has been taken up for marketing of new product which may provide future economic benefits to an enterprise by having a turnover of 37.5 crore. Here, no intangible asset or another asset acquired or created that can be recognized. Therefore, the accounting treatment by the company of debiting the entire expenditure of 3 crore to P&L account is correct, 100% correct. ऐसा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहा है हमको ऐसा सेल्स होगा, अरे थोड़ी एडवर्टीजमेंट के कारण ही वो सेल्स होता है, यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट इट। Yeah, these are all questions with respect to the ratio of depreciation. In which ratio should we charge amortization? So these are all classwork type questions. I'm not doing. I'm only focusing on something new. Is there available in the homework section? Presentation question ऐसा रहता है कि जो अलग रहता है. Let us come to this question number 9 before I end up the revision session for AS 26. During 16-17, the enterprise incurred a cost to develop and produce a routine low-risk computer software product as follows. Completion of a detailed program and design, phase 1. Coding and testing, phase 2. Other coding costs, phase 3 and 4. Testing costs, 3 and 4. Product masters for training material, phase 5. Packing the product, phase 6. After completion of phase 2, it was established. क्या establish हुआ? That the product is technically feasible. इसका मतलब phase 1 और phase 2 का पूरा stuff will go to profit or loss. Completion of detailed program design, phase 1 और coding and testing, ये तो पूरा का पूरा profit and loss में जाएगा. Other coding और testing, ये चीज में capitalize करेगा, बरोबर है? भी रुक जाना, पहला पढ़ो. प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेडिंग मटेरियल, ट्रेनिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट मास्टर बनाया, क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली कैपिटलाइज होएगा ये भी, हाँ ये भी कैपिटलाइज होएगा. इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट. ये पैकिंग द प्रोडक्ट, ये हमारा इन्वेंटरी का पार्ट बन जाएगा, और अगर वो इन्वेंटरी बेच दिया तो वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ माई इन्वेंटरी. सो हियर इज द आंसर. एज पर AS 26, कॉस्ट incurred in creating a computer software product should be charged to research and development expense when incurred until technological feasibility or asset recognition criteria has been established for the product. Technological feasibility, asset recognition criteria have been established upon completion of detailed program design and working model.
इन केस 90,000 विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ऑफ कोर्स वो तो हमने पहले ही कर लिया 50-40 बिकॉज फेज 2 के बाद ही फिजिबिलिटी आया। फिर कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट टेक्निकल फिजिबिलिटी asset recognition criteria until the time when the products cost are incurred are capitalized, 63 plus 18 plus 19,500, 63 plus 18 plus 19,500 ये तीनों कैपिटलाइज हुआ और बाकी का पीएनएल में जाएगा थ्रू इन्वेंट्री। पैकिंग कॉस्ट ऑफ 16,500 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवीजन के लिए दिस आर द क्वेश्चंस। आई फील थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट को उसने टच कर लिया है। बस यहाँ पे हम लोग हमारा AS 26 का रिवीजन सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।